जय श्री राम बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स थे जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और हमने ये भी देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है नहीं, ठीक है ना? वीडियो देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वाला टॉपिक भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमको हेनरी लॉ मिला था और हेनरी लॉ पे हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है? अच्छा, अगर तुम लोगों को रिवाइज करना हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो। हेनरी लॉ के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे, जैसे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, और जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। देखो, प्रेशर वाला पार्ट तो पढ़ लिया था, प्रेशर पे डिपेंड कैसे करता है? हेनरी लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड और द सॉल्यूशन। ये तो पढ़ लिया ना? तो प्रेशर का तो यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। जितना ज्यादा प्रेशर हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर वाला इफेक्ट अभी रहता है। बोलो हाँ। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये 3 टॉपिक पढ़ के इसको क्लोज करेंगे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हमें आज टारगेट करना है, खत्म करना है इस क्लास में, वो है लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये आज हमें पढ़ना है भाई। समझ में आ गया? तो हेनरी लॉ खत्म करते हैं आज। चलो भाई जल्दी बोलो, क्या पढ़ने हम लोग को? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। इसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था हेनरीज लॉ, और ये हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू KHX। आई होप तुम लोगों को ये याद होगा। और सर ग्राफ कैसा गया था बच्चों? इसका ग्राफ क्या था? स्ट्रेट लाइन। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? तो ये किन किन चीज, ये जो सॉल्युबिलिटी है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नंबर फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquids किन किन चीजों पे डिपेंड करती है बच्चों? बताओ। नंबर 1 प्रेशर डिपेंड करता है। यस, कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कोई रिलेशन है इसका? तो हेनरी लॉ। अरे भूल गए क्या? प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, अगर हम इंक्रीज कर दें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यही तो हेनरी लॉ है। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? और यही है हेनरी लॉ। अच्छा, नंबर 2 नेचर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, गैसेस और सॉल्वेंट में भी सेम वैसा ही होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर और नॉन पोलर वाला केस यहाँ भी काम करता है। लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसमें एक तीसरी चीज रहती है और वो है टेम्परेचर, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था। तो एक तरीके से हम लोग हेनरी लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ये बात याद रखना कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगी या कम होगी। समझ में आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? जैसे कि पहले मैं लिख देता हूं, इट फॉलोज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल भी पढ़ा था। फिर से बता देता हूं, रिएक्शन जो कंडीशन मांग रही है, अगर मैं उसके फेवर में काम करता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सही है? अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो ये डिसोल्यूशन भी केमिकल रिएक्शन है।
तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब सॉल्यूशन की साइड तभी जाएगा जब मैं रिएक्शन के फेवर में काम करूंगा। तो अब मुझे ये देखना है बस कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या है। तो मैं तुमको बता देता हूं, dissolution of gas in liquid is an exothermic process। अब तुम लोग मुझे ये बताओ बच्चों, अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व करती है तो कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। चीनी को पानी में घोलते थे तो कौन सा प्रोसेस था? एंडोथर्मिक। तो चीनी पानी वाले केस में एंडोथर्मिक है, रिएक्शन हीट को मांग रहा है और मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो मैं उसके फेवर में काम कर रहा हूँ, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई थी। मैं सारे सॉलिड लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चीनी पानी की बात कर रहा हूँ। वो केस देखना पड़ता है एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। यहां पर अगर हम बात करें तो जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो 99% केसेस में रिएक्शंस जो डिसोल्यूशन के होते हैं गैस एंड लिक्विड में, वो एक्सोथर्मिक होते हैं। गैस को पानी में डिसॉल्व करोगे एक्सोथर्मिक, गैस को पानी में डिसॉल्व करोगे एक्सोथर्मिक, हीट छोड़ रहा है। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हीट देनी चाहिए या उससे हीट लेनी चाहिए? मुझे रिएक्शन के फेवर में काम करना है तो मुझे वहां से हीट लेनी चाहिए, पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहा हूं। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सबको बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पर लिखूंगा डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, therefore solubility of gas in liquid decreases with rise in temperature। सबको ये बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत? और एक बात सुन लो बच्चों, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KH के, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, हाँ या ना? यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH भी हुआ, यानी KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि ये टेम्परेचर और KH आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? पक्का याद रखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको जल्दी से खत्म करना है हमको। limitations of Henry's law। करें शुरू। देखो बच्चों, हेनरी लॉ के बारे में एक बात याद रखना, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन जाता है, नो डाउट, पर उसके लिए प्रेशर ना बहुत ज्यादा भी नहीं ले सकते। समझ में आया? तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? प्रेशर कैसा होना चाहिए? थोड़ा लो ही रहना चाहिए। देखो इसमें तो एनसीईआरटी में तो एप्लीकेशन दिए हुए हैं, पर इसमें एक बात याद रखना कि इसका जो प्रेशर है, जो हम गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं ना सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 700 मतलब 700 ATM तक ले गए प्रेशर को, समझ गए ना? अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लेके जाओगे तो क्या होगा, वो जो लाइन है ना ग्राफ की, वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला लिमिटेशन क्या है? प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन, या वैसे सॉल्यूशन ही लिखना चाहिए क्योंकि गैस उसमें लगातार अगर घुलती जा रही है तो फिर वो सॉल्यूशन ही बनेगा। तो प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन should not be too high, otherwise वरना क्या होगा? otherwise graph will not show a straight line। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरा बताओ,
गैसेस जो है ना लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा नहीं घुलती। जैसे नमक है या चीनी है, वो तो पानी में अच्छी खासी घुल जाती है। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में घोलूं तो अच्छा खासा अमाउंट घुल जाता है भाई, पता है ना। लेकिन तुम अगर सोच रहे हो कि गैसेस भी उतनी घुल जाती होंगी कि जी चलो घोलने लग जाओ उसमें गैसेस को, तो ऐसा वो ज्यादा घुलती नहीं है। तो गैसेस dissolve in liquids in small amount। समझ में आया, बहुत कम ही घुलती है। नंबर 3 और क्या है इसका लिमिटेशन, गैसेस कभी भी लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करती। समझ में आया, गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद लिक्विड, गैसेस लिक्विड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऑल्सो दे डू नॉट एसोशिएट और डिसोशिएट, और ना ही गैस एसोशिएट होती है ना ही डिसोशिएट होती है। समझ गए, बस वो जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं लिक्विड में उसके अंदर जाके बैठ जाती है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था अभी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, तो हम टेम्परेचर कोशिश करेंगे कि कम रखें, पर इसका ये मतलब ही नहीं है कि टेम्परेचर बहुत कम कर दो। तो टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। तो ये कुछ हेनरी लॉ के लिमिटेशंस हैं, इनको कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम देने वाली चीज नहीं है, 4 पॉइंट है थ्योरी के, इसको लिख लो और याद कर लो, बात खत्म हो गई। समझ गए ना, बेसिक नॉलेज के लिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या था बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये हो गया हमारा, फैक्टर फैक्टिंग हो गया, लिमिटेशन, हाँ एप्लीकेशंस। हमने लास्ट क्लास में चर्चा नहीं करी थी, तो वो एक टॉपिक था एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब बच्चों मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे तो एक पेज नंबर 8 है, चैप्टर 1 सॉल्यूशन, पेज नंबर 8, उसमें हेनरी लॉ के एप्लीकेशन दिए हुए हैं 2-3, मिला? जरा चेक करो, एग्जाम्पल 1.4 सॉल्व एग्जाम्पल है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है 1.4, उसके ठीक नीचे हेडिंग दी हुई है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, मिला? ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, ये उठाकर मैं यहाँ पर एज इट इज लिखने वाला नहीं हूं, ये मैं तुम्हें वर्बली समझा दे रहा हूं यहाँ से रीड करके। तो पहले समझ लो ये रियल लाइफ में काम कैसे करता है। समझ में आ गया? जैसे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। तो इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूं, नंबर 1 CO2 dissolved in soft drinks and soda water। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पर मैं तुम्हें समझा देता हूं, सुनो। तुम लोगों ने कभी मार्केट से या दुकान से कोका कोला, लिम्का, थम्स अप खरीदी है? वो 2 लीटर वाली बोतल की बात कर रहा हूँ जो बड़ी सी होती है, खरीदी है? तो जब तुमने वो खरीदी होगी तो तुमने देखा होगा कि जब वो सील पैक होती है तो वो बहुत टाइट होती है, पत्थर की तरह, ठीक है? जब वो खोल के हम पी लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं तो फिर वो दब जाती है, लेकिन जब नई नई खरीदते हैं तो बहुत टाइट होती है, पत्थर की तरह। कभी देखा है? अगर कभी नई बोतल प्लास्टिक की खरीदोगे 2 लीटर की या जो भी है, उसको आप कभी ऐसे दबा के देखना, बहुत टाइट होती है। ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है कि ढक्कन खोलते ही उसमें से बुलबुले और झाग निकलने लगते हैं? देखो मेरी बात सुनो, एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस कोल्ड ड्रिंक भी तो लिक्विड ही है ना, उस लिक्विड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं घोल सकते। मेरी बात समझ में आ गई? तो मशीन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉटल का वो एक ट्रे होती है, लाइन होती है, वो चलती रहती है, तो बॉटल एक मशीन उसका माउथ ऐसे पकड़ के क्लोज कर लेती है और हाई प्रेशर पे बहुत सारी गैस उसमें भर दी जाती है।
तो पहले मुझे बताओ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ। अरे हाई प्रेशर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहे हो उसके अंदर, लिक्विड के अंदर, प्रेशर हाई है तो उसमें घुल जाएगी। हाँ, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग घुल जाएगी। प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है वो जल्दी से ढक्कन लगा देते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो उन्होंने देखो, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम सेट होता होगा वहां पर भी। ऐसा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड घुलती ही रहेगी। तो जितनी उनको कार्बन डाइऑक्साइड घोलनी है उतने पार्टिकुलर प्रेशर पे वो डिसॉल्व करके बॉटल का ढक्कन लगा के मार्केट पे बेच देते हैं। तो वो बॉटल हमें टाइट क्यों दिखती है? क्योंकि उसके अंदर हाई प्रेशर है, और बॉटल में कोई लिक्विड के अंदर कोई कार्बन डाइऑक्साइड आंखों से दिखाई नहीं देता। देता है? नहीं देता, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया है। पर जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, अब जरा चेक करो, प्रेशर कम हो गया, वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ रहे हो, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रह पाएगी? तो क्या इक्विलिब्रियम बैक साइड में शिफ्ट हो जाएगा? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड से निकलकर वापस बाहर आने लगेगी? ऐसा ही होता है, इसीलिए उसमें से झाग निकलता है। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? तो क्या इसमें हेनरी लॉ यूज हुआ है? पक्का क्लियर हो गया? चलो, इसके बाद देखो बच्चों, एक और पॉइंट दिया हुआ है, स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीथिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। Increased pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. When the diver comes towards surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and creates a medical condition known as band, which are painful and dangerous to life. To avoid band as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by scuba diver are filled with the air diluted with helium, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और परसेंटेज दी हुई। देखो बच्चों, पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। नंबर 2, स्कूबा डाइवर्स, और मैं ऐसे लिख देता हूं, इसमें ऐसे लिख देते हैं, बैंड्स पेनफुल। अगर मैं ये पूरा पैराग्राफ यहां लिखूंगा तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए फटाफट पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूं कि उसने अभी क्या बोला। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों। पहले मुझे ये बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है? 21%, नाइट्रोजन 78, बाकी 1% के अंदर रिमेनिंग अदर गैसेस है। ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स में कौन सी गैस डिसॉल्व होती है ब्लड में जाके? एल्वेली के थ्रू हमारे ब्लड में कौन सी गैस जा रही है? सिर्फ ऑक्सीजन। और जो हमने सांस अंदर लेकर के नाइट्रोजन लिया, उसका क्या हुआ? वो पूरी की पूरी एज इट इज बाहर आ जाती है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? देखो, 78% नाइट्रोजन अंदर गई, सांस बाहर छोड़ेंगे पूरी बाहर आ जाएगी। और जो ऑक्सीजन अंदर गई थी 21%, वो ब्लड में कुछ पार्ट डिसॉल्व हो गया, कुछ बाहर आ गया, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। क्लियर है? हम ये बात जानते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ाया गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगा। अब जरा सुनो, मैंने पीठ पर एक ऐसा सिलेंडर लगा लिया है, मैं पानी में जा रहा हूं, समुद्र में, गहराई में, और मेरी पीठ पर ऐसा सिलेंडर है जिसमें गैसेस का कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वही है जो है एटमॉस्फेयर में। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस 1%। क्लियर है? जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा गहराई में, क्या प्रेशर बढ़ेगा? हमने पढ़ा था फिजिक्स में, प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, रो जी एच प्रेशर का फॉर्मूला, और प्लस पी ए गॉस प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो पानी के ऊपर लग ही रहा है, और मैं जितनी गहराई में जाऊंगा उतना प्रेशर और ऐड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जब वो जो पीठ पर सिलेंडर है, जब मैं सांस लूं तो सिलेंडर के अंदर से ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी मेरे ब्लड में डिसॉल्व हो जाए? हाँ या ना? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ऐसा ही होता है। अब मेरे ब्लड में दो चीजें डिसॉल्व हो रही हैं, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, और हालांकि उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट कर लेती है। तो जब तक मैं पानी की गहराई में रहूंगा तो तब तक मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होगी।
पर जैसे ही सिलेंडर खत्म होगा मैं इशारा करूंगा वो मुझे ऊपर तुरंत खींच लेगा। अब मैं जैसे ही ऊपर आया बच्चों प्रेशर घट गया कि नहीं, प्रेशर डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो क्या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी? हाँ, तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व है और वो डायरेक्ट वहीं से निकल के बाहर आना चाहती है, तो हमारी नसों में नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाते हैं और वो इतना दर्द करते हैं, इतना दर्द करते हैं, इसी कंडीशन को बैंड बोलते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात सबको समझ में आई? गहराई में गए, प्रेशर बढ़ा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो अदर गैसेस भी डिसॉल्व हो गई, नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो गया। वापस ऊपर आया, प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई, वापस लिक्विड से के अंदर से निकल के गैस बाहर आ रही है, तो उससे क्या होगा? तो उससे बैंड्स बन जाएंगे और वो बहुत दर्द करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है? हम इससे बचने के लिए ये करते हैं कि अब जो हम पीछे पीठ पर सिलेंडर लगाएंगे उसमें गैसेस का कॉम्पोजिशन चेंज कर देंगे। जैसे अब हम क्या करेंगे, इसमें हीलियम कितना ले लेंगे? 11.7%, नाइट्रोजन जल्दी बोलो 32.1%, और ऑक्सीजन कितना ले लेंगे? ओ सॉरी 56.2, सॉरी ये हो जाएगा 56.2%, और इसमें हम लोग ऑक्सीजन कितना ले लेंगे? 32.1%। बच्चों अगर आप नेवी, एयरफोर्स या फिर एनडीए मर्चेंट नेवी की तैयारी करोगे तो वहां ऐसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि वो पानी से रिलेटेड चीजों की नॉलेज चाहते हैं कि बच्चे को हो। समझ में आ गया? तो वो जब इंटरव्यू लेते हैं तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, यहाँ हेनरी लॉ यूज हुआ कि नहीं हुआ? उसका एप्लीकेशन था कि नहीं था? तो हमने दिमाग लगाया, सूझबूझ से परसेंटेज चेंज करी और अब हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तीसरा एप्लीकेशन, अभी हम लोग समुद्र की गहराई में गए थे, अब हम कहां जा रहे हैं? पहाड़ पे। अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो जब समुद्र के अंदर गए थे तो प्रेशर बढ़ गया था, अब हम ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? हम सब ये जानते हैं कि हम जैसे जैसे पहाड़ों पे चढ़ेंगे तो पहाड़ों पे सांस लेना कठिन होता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो, दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अर्थ के सरफेस के पास, सी लेवल के पास एयर की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एयर के पार्टिकल्स पास पास है, डेंस है। तो अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मेरे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है। अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊं, मतलब मान लो अच्छी खासी हाइट पे चला जाता हूं, माउंट एवरेस्ट तो ज्यादा ऊंचा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का हाफ कर देते हैं 4000 मीटर। तो ये तो कंफर्म है कि हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा लूज हो जाता है, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब मैं सांस लूंगा तो ऑक्सीजन मेरे अंदर ज्यादा जाएगी या कम? और बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जाऊंगा तो अब यहां दो दिक्कतें हो रही हैं, ठीक से देखो। एक तो पहले ही वहां पे ऑक्सीजन कम है क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है, तो जब मैं सांस लूंगा तो मेरे अंदर पहले ही ऑक्सीजन कम जा रही है। और दूसरी चीज, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अब वो मेरे ब्लड में डिसॉल्व होना नहीं चाहता। मेरी बात समझ में आ रही है? हेनरी लॉ तो लगी रहा है क्योंकि प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन मेरे ब्लड में डिसॉल्व होना नहीं चाहता, और दूसरा वहां ऑक्सीजन पहले से ही कम है, मतलब मैं ज्यादा सांस लूंगा तब भी एयर कम जा रही है मेरे अंदर, तो क्या होगा? चक्कर आएंगे, डिजीनेस होगा और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ूंगा। ऐसा होगा या नहीं? तो उससे बचने के लिए फिर से हम सिलेंडर लगाते हैं, गैस का कॉम्पोजिशन चेंज करते हैं और बच जाते हैं। तो मैं ये एक पैराग्राफ रीड कर रहा हूं, जल्दी से ध्यान से सुनना। At high altitude, the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissues of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak and unable to think clearly. Symptoms of condition is known as anoxia. तो शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, at high altitudes, और मैं लिख देता हूं एनॉक्सिया। आई होप आप लोगों को हेनरी लॉ समझ में आ गया होगा, लिमिटेशंस, एप्लीकेशंस और फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना। सबको समझ में आ गया?
अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। दरअसल अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई? लास्ट क्लास में हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, फिर हमने गैसेस इन लिक्विड पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिक्विड इन लिक्विड। एक्चुअली हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, वोलेटाइल। हम दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं और उससे वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो भाई लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात हो रही है, लेकिन बच्चों ये नहीं समझ में आ रहा यार ये वेपर प्रेशर क्या है। तो ध्यान से सुनना, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर। वेपर, भाई ध्यान से सुन लो, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, और इसके आगे मैं डिफाइन नहीं करूंगा बार बार, अब मैं टर्म यूज करूंगा वेपर प्रेशर। अब मैं सीधा टर्म यूज करूंगा वेपर प्रेशर, तो आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, एक क्लोज कंटेनर है, बीकर देखा है बीकर? मान लो हमारे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि बीकर ऊपर से हमने बंद कर दिया और बिल्कुल एयर टाइट हो गया वो, ठीक है, ये ऑन है ना, ठीक है। हमने बीकर के अंदर मैंने पानी भरा और बीकर आधा पानी भर दिया और ऊपर से मैंने उसको कर दिया क्लोज। इधर देखो, इधर देखो, ये मैंने बर्तन लिया और इसके अंदर मैंने भर दिया कोई लिक्विड, ठीक है, ये रहा लिक्विड, और मैंने जल्दी से इसका ढक्कन टाइटली बंद कर दिया। अब ये ऊपर से बंद है, ये बंद है। बच्चों क्या होगा फिर? क्या इस लिक्विड का, चलो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाटर है, कैसे वेपर बनेंगे? वेपर तो बनेंगे ना, पानी से इवेपोरेट तो होगा ना। वेपर बनेगा 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 बनेगा, यहाँ पे वाटर वेपर घूम रहा है, वाटर वेपर, देखो वाटर वेपर का फॉर्मूला भी H2O ही रहेगा, बनेगा बनेगा बनेगा। क्या जिंदगी भर बनता ही रहेगा बच्चों? अगर ये बनता ही रहेगा तो एक टाइम तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि बीकर फट जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। यानी कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर उसके बाद ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं वाटर और वाटर वेपर। जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, तो ये कंडीशन आ जाएगी, एक स्टेज पर आकर इसमें वेपर बनना बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? हम कह सकते हैं कि या तो वेपर बनना बंद हो गए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अब इक्विलिब्रियम पे आने के बाद जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से वापस लिक्विड बन रहा है। बोलो हाँ, इक्विलिब्रियम में हमने ये पढ़ा है, सही है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। तो अब इस समय जो मैक्सिमम वाला इसके अंदर वेपर प्रेजेंट है, उसका कुछ प्रेशर होगा, होगा कि नहीं होगा? उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है? जिसको नहीं समझ में आई फिर से देखो। गर्मियों के मौसम में तुमने देखा होगा, पानी की बोतल अगर आधी पानी से भरी है, या फ्रिज में भी होता है ऐसा, और बोतल को रख दो तो व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है बोतल पे, देखा है? तो हमें लगता है पानी गंदा हो गया। वो गंदा नहीं हुआ है, वो उसका पहले वेपर बना, वेपर बन के फिर वो वापस से ठंडा हुआ तो वो कूल होकर के बोतल पे अंदर चिपक गया। समझ में आया? तो इससे ये तो कंफर्म हो रहा है कि भाई वेपर तो बन रहा है। अब ये इसका मतलब नहीं है कि जिंदगी भर वेपर बनता ही रहेगा। एक स्टेज पे आके इक्विलिब्रियम सेट होगा और जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर यहाँ पर, जो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे होगा उस लिक्विड का, उसी एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, हाँ एक और बात, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, होगा ना? मान लो टेम्परेचर ज्यादा रहता तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम सेट होता तो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होता। टेम्परेचर कम है तो कम वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो अब मुझे जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? व्हाट इज वेपर प्रेशर? इट इज द pressure of vapor of
volatile liquid, it is the pressure of vapor of a volatile liquid above, it is the मेरे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, it is maximum, मैं मैक्स लिख दे रहा हूँ, it is the maximum pressure of vapor of a volatile liquid above the liquid at a particular temperature. समझ में आ गया? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड के ऊपर जो उसका वेपर प्रेजेंट है मैक्सिमम, जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, ठीक है, उसी को हम एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर at dynamic equilibrium is called vapor pressure. इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं P नॉट से. किससे डिनोट करते हैं? P नॉट. ऊपर छोटा सा गोला मार देते हैं, नॉट बोलते हैं इसको. समझ गए ना? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है. अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिलाने वाले हैं. उससे बनेगा सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन का भी तो वेपर प्रेशर होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. और जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं वो क्या है? वोलेटाइल है. समझ गए? उससे पहले हम लोग ना राउल्ट्स लॉ भी लिख लेते हैं. राउल्ट्स लॉ. और अभी मैं तुम्हें राउल्ट्स लॉ नहीं समझाने जा रहा, जब मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा ना तब समझाऊंगा. तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ, एक सेकेंड, फॉर ए सॉल्यूशन, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बाकी जब मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to its mole fraction in the solution, present in the solution. मैंने ये कोशिश की है कि मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख पाऊँ, इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ कि मैं कुछ चेंज नहीं चाहता, और मैं तुम लोगों से भी ये चाहता हूँ कि वही लैंग्वेज लिखो और याद करो. अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है क्योंकि लॉ है, बट फिर भी एनसीईआरटी की लैंग्वेज हमेशा याद करना. जब कोई लॉ याद करना हो, प्रिंसिपल याद करना हो, तो उसमें अपनी इंग्लिश बना के नहीं लिखना होता, वहाँ पे वो एज इट इज लिखना होता है. ठीक है? ये जो सीबीएसई में जो एग्जामिनर जो चेक वगैरह करते हैं, ये एनसीईआरटी के बेसिस पे चीज़ों को चेक करते हैं. समझ में आ रहा है? चलो, अब ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, ये अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा, बट फिर भी थोड़ा एक आइडिया लगा लेते हैं. फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, पक्का आपने दो लिक्विड कौन से मिलाए हैं? वोलेटाइल जानते हो, जो भाप बन के उड़ सकते हैं. ऐसे दो लिक्विड को मिला दिया, तब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. तो जब उसका वेपर बनेगा सॉल्यूशन का, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर दोनों कंपोनेंट होंगे, ए और बी. मेरी बात समझ में आई? तो उसने क्या बोला कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, तो इसके वेपर के अंदर ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. जरा सोचो, दो लिक्विड है ए और बी,
ध्यान से सुनना, यही चीज मैं डायग्राम बना के समझाने वाला हूँ। लिक्विड ए, लिक्विड बी सेपरेटली, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर बनेगा, उस वेपर में किस किस का वेपर प्रेजेंट है, ए का भी बी का भी। सिर्फ ए वाले का वेपर प्रेशर कितना होगा या पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो वो ये कह रहा है ए वाले का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के ही मोल फ्रैक्शन के जो लिक्विड में है, और बी वाले का भी कुछ ना कुछ होगा वेपर प्रेशर, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर। तो बी का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के मोल फ्रैक्शन के जो लिक्विड में है, जो कि प्रैक्टिकली सही भी है भाई। जिसके ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, वही उसका वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई? ये बात राउट्स ने बोली, और इसको मैं डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें समझ में आए तो बताना, नहीं आए तो पूछना। देखो जैसे मान लो ये एक मैंने बर्तन लिया और ये एक दूसरा बर्तन है, और ना हाँ एक और बात, जो वेपर प्रेशर मैंने पी नॉट लिखा है ना, ये वेपर प्रेशर होता है प्योर कंपोनेंट का। अगर मैं यहाँ पे नॉट लिखता हूं तो वेपर प्रेशर वो किसका है, प्योर कंपोनेंट। जैसे मैंने अभी जो फिगर बनाया था उसमें एक ही बीकर बनाया था ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक ही कंपोनेंट है। तो जब एक ही कंपोनेंट हो बीकर के अंदर या बर्तन के अंदर, तो उसका जो भी मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे, उसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। समझ गए ना? और उसी को डिनोट करते हैं पी नॉट से। इतना क्लियर हो गया? अभी मैंने यहाँ पे दो बर्तन बनाए हैं, ठीक है, दो बना दिए। मान लो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके वेपर होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर इसके वेपर होंगे, और मैक्सिमम वेपर जो भी होगा, मान लो ऊपर से बंद है, ऊपर से इसका माउथ क्लोज है, तो इसका भी यहां पर कुछ होगा। सही है? अब बच्चों जरा सोचो, अगर मान लो इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, तो इसका जो भी वेपर प्रेशर होगा, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए? बोलो हाँ। तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं पी ए नॉट? बोलो हाँ। और क्योंकि ये बी है तो इसका भी वेपर फेज है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी को पी बी नॉट बोल सकता हूं, पी बी नॉट। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? अब पहले मुझे बताओ व्हाट इज पी ए नॉट एंड पी बी नॉट? पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूं वीपी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और पीबी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। अरे सर समझ में आ गया, क्यों बार बार लिख रहे हो? अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? बच्चों मान लो अगर मैं एक बड़ा सा बर्तन लूं और उसमें ये दोनों चीजें मिला दूं, मतलब ये भी मैंने निकाल के इसमें डाल दिया और ये भी मैंने निकाल के इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर इसको क्या बोलोगे? सॉल्यूशन बोलोगे ए और बी का, या प्योर कंपोनेंट? सॉल्यूशन है, साफ सी बात है। तो यहाँ पर ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, ए भी है और बी वाला भी है। ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, ये ब्लू वाला बी है। क्लियर हो गया? तो बच्चों आप मुझे बताओ इसमें वेपर किस किस के होंगे? इसमें वेपर किस किस के होंगे? अरे बोलो, अकेला ए का या ए और बी दोनों के? दोनों के होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, दोनों के होंगे।
इसके अंदर ए और बी दोनों है, तो इसके अंदर भी ए और बी दोनों होंगे। तो अगर मैं कहूं कि ए वाले का वेपर प्रेशर कितना है तो वो होगा पीए, और बी वाले का वेपर प्रेशर है वो कितना होगा पीबी। अब आप इसको पीए नॉट और पीबी नॉट नहीं बोल सकते। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो प्योर कंपोनेंट नहीं है। समझ में आई बात? और एक बात याद रखना, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और इसी तरीके से पीबी नॉट यानी प्योर वाला जब बी था उसका जो वेपर प्रेशर था पीबी नॉट वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू पीबी के। मतलब उस बी वाले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर बनेगा ना सॉल्यूशन में वो पीबी है, तो उससे ज्यादा था ये पीबी नॉट। हमेशा याद रखना प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होता है जब हम उसी कंपोनेंट को सॉल्यूशन में देखते हैं। समझ में आ गया? फिर से बोलूं, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर उसी कंपोनेंट को किसी सॉल्यूशन में डालें और फिर उसका वेपर प्रेशर निकालें। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है कि सर ये पीए और पीबी कैसे निकालूं, और इन दोनों को मिला के इस समय इसके अंदर पी टोटल है वो कैसे निकालूं? तो पी टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा, नो डाउट। अगर मुझे पीए और पीबी की वैल्यू मिल गई तो मैं इन दोनों को जोड़ के पी टोटल निकाल सकता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि पी और पीबी कैसे आएगा। तो सुनो, पहले मुझे बताओ पी और पीबी क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ components A and B in solution। नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स A and B, हाँ सही बात है, वेपर प्रेशर है A और B का ही है पर वो सॉल्यूशन वाले केस में, और इंडिपेंडेंटली देखोगे तो वो प्योर कंपोनेंट हो जाएगा। अब प्योर वाला बड़ा होता है याद रखना, और सॉल्यूशन वाले का छोटा होता है, ठीक है। अब हम लगाएंगे राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ अब जाके यूज होने वाला है। तो राउल्ट्स लॉ ने ये बोला था जब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स का, चेक करो राउल्ट्स लॉ इसकी बात कर रहा था कि नहीं। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड मिलाए गए हैं, ये दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो समझते हो ना, ऐसा मत करना कि तुम वोलेटाइल ना लो, वोलेटाइल लिक्विड लेने हैं। जब दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिलाओगे तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच मतलब सेपरेटली दोनों की बात कर रहा है। तो अगर मैं पीए की बात करूं ईच कंपोनेंट में, तो ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ऑफ द सॉल्यूशन, तो चलो पीए की बात कर रहा हूं, ईच कंपोनेंट में दोनों आ गए ना ए और बी, तो ए वाले का जो वेपर प्रेशर होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर इसका मोल फ्रैक्शन कितना है ए वाले का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए? और सेम इसी तरीके से पीबी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के। इसी को बोलते हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर है। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इसी से पीए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पीए नॉट इंटू एक्स से। यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कौन सा कांस्टेंट आएगा, पीए नॉट, याद रखना है ये बात। और सेम इसी तरीके से पीबी अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, पीबी नॉट इंटू एक्स बी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? कितने बच्चों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई? एक बार जल्दी से देख लो। For a solution of a volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution, जो कि सही है भाई, कॉमन सेंस यूज करो। अगर इसके अंदर A वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड के अंदर A वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो PA की वैल्यू बड़ी होगी कि नहीं होगी। और B अगर कम है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा, तो मतलब PA is directly proportional to X है, PB is directly proportional to XB। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगता है, PA नॉट या PB नॉट या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वो जिसका भी तुम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो,
यहां तक की कहानी किस किस को समझ में अभी तक नहीं आई? क्लियर हो गया? अब इसके आगे मुझे लिखना है, मैं कहाँ लिखूं? इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर एक काम करता हूं, यह एक काम करता हूं, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं। हाँ, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब सिर्फ सॉल्यूशन को रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, जरा बताओ मुझे क्या फाइंड करना है? पी टोटल। पी टोटल, तो पी टोटल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? पी ए प्लस पी बी। पी ए प्लस, क्या मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सही है? अब यहां से ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला, पी टी। याद रखना, ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। क्या तुम्हें पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करके 1 आता है? अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1। अब बच्चों दिमाग लगाओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सही है? अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स बी कॉमन ले लेता हूं, इसके पास बचेगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? और क्या मैं ये कर सकता हूं इसी फॉर्मूले में? देखो, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। सही है गलत? अब बच्चों दिमाग लगाओ, इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो पी बी नॉट इंटू 1 कितना हो जाएगा? पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है? तो ये बन गया पी बी नॉट प्लस, इसको मैंने आगे लिख दिया, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया, ये आ गया पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है और कौन सा गलत है? इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, और ये तो है ही सही। ये तीनों फॉर्मूले पी टोटल के हैं। ये किसके हैं? पी टोटल के। ये अलग है। सबको समझ में आ गया? अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर पी टोटल का फॉर्मूला जब आपने लिख दिया तो ये आप दो बार क्या कर रहे हो? सुनो, मान लो कोई न्यूमेरिकल आया, ठीक है, या मान लो क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें सिर्फ एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिया है, एक्स ए दिया, एक्स भी दिया ही नहीं है, तो जरा चेक करो क्या टोटल प्रेशर सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं आ गया? सेम इधर भी आप देख सकते हो, टोटल प्रेशर सिर्फ एक के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं आ गया। पहला फायदा। दूसरा, बच्चों ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब पी बी नॉट पी ए नॉट से बड़ा होगा। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब पी बी नॉट बड़ा होगा पी ए नॉट से। इसका मतलब क्या है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी बड़ा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, मतलब बी ज्यादा वोलेटाइल है, ए कम वोलेटाइल है। और ये हम फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पी ए नॉट बड़ा होगा पी बी नॉट से, क्योंकि इसमें से ए में से बी माइनस हो रहा है। तो पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी बी नॉट का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। पक्का ए वाला ज्यादा वोलेटाइल रहा होगा, बी वाला कम वोलेटाइल रहा होगा। कुछ समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये दोनों डिराइव हुए हैं। और तुम्हें ये बात याद रखनी है कि इसका फायदा ये है कि देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में एक पेज नंबर 10 दिया हुआ है, चैप्टर 1 सॉल्यूशन, पेज नंबर 10, ये रहा ग्राफ दिया हुआ है येलो कलर का। इसके साइड में 3 पॉइंट लिखे हैं, चेक करो। पहला पॉइंट क्या है? टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखा जा सकता है। लिख के दिखा दिया? अच्छा, और क्या बोला? टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2।
यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो भी मेरे को स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। और तीसरा, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेस और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मतलब डिपेंड करता है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 और 2 है वो ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। मतलब ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 लिखा हुआ है ना बच्चों, इसको अगर अच्छे से समझना है तो हमें ये ग्राफ समझना होगा, ये ग्राफ, और ये मुझे आज ही कराना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना। मैं इधर का पार्ट थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब ये जो ग्राफ है ना, मैं यही समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स ए, इसको भी हटाओ, ये एक्स ए 0 है और यहाँ पे एक्स ए 1 है। ध्यान से देख लो बच्चों, एक्स ए, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, याद रखना, हम इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक्स बी 0 है और यहाँ पे एक्स बी 1 है। दिमाग लगाओ, बुक में मत देखो, पहले दिमाग लगाओ बच्चों। अगर मैं इस, अच्छा, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर, हाँ, वेपर प्रेशर भी कह सकते हो। अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर इस पॉइंट पे एक्स ए 0 है और एक्स बी 1 है, तो दिमाग लगाओ उस सॉल्यूशन के अंदर ए तो है ही नहीं और बी पूरा ही बी है, तो कहीं ये प्योर कंपोनेंट बी की बात तो नहीं कर रहा। हाँ, यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये प्योर कंपोनेंट बी है, और प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्या होता है? जल्दी बोलो, पी बी नॉट। नहीं आया ना समझ में? आ गया बच्चों। इस पॉइंट की बात करें तो एक्स बी 0 है, मतलब सॉल्यूशन में बी है ही नहीं, और ए का मोल फ्रैक्शन 1 है। मोल फ्रैक्शन 1 तो तब होता है जब सभी को जोड़ देते हैं, तो पूरा ही एक्स से है, मतलब कि कहीं ये प्योर कंपोनेंट ए की बात तो नहीं कर रहा। हाँ, तो क्या पता इसके अंदर सिर्फ प्योर कंपोनेंट ए ही हो, और सिर्फ प्योर कंपोनेंट ए होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? पी ए नॉट। यहां तक कोई दिक्कत? अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये ऊपर ये नीचे क्यों बनाया? अरे यार, मान लो ऐसा हो सकता है कि ए वाला ज्यादा वोलेटाइल हो, बी वाला कम हो। भाई, पानी में और नेल पॉलिश रिमूवर में कौन ज्यादा वोलेटाइल है? एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर। पेट्रोल और पानी में कौन ज्यादा है? पेट्रोल जल्दी वेपर बन जाता है, तो यार उसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं समझे बच्चों? अगर मैं धीरे धीरे इधर जाऊं, ध्यान से सुनो, धीरे धीरे इधर जाऊं, जरा चेक करना, एक्स ए क्या इधर जाने पर बढ़ नहीं रहा? बोलो हाँ। अगर एक्स ए धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पक्का एक्स बी घट रहा होगा, या ये कहो कि एक्स बी इधर जाने पर बढ़ रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, वो पक्का सॉल्यूशन। समझ गए? वो पक्का क्या है? सॉल्यूशन। तो जरा सोचो, एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स ए की 1 है, तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ रहा होगा और मैक्सिमम हो जाएगा। इधर एक्स बी 0 है और इधर एक्स बी 1 है, यानी सॉल्यूशन के अंदर बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा होगा, ऐसे करके। बोलो हाँ। तो इस इक्वेशन का नाम क्या हुआ? पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और इसका नाम हुआ पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सही है? और इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो तुमको मिल जाएगा पी टोटल विच इज इक्वल टू पी ए नॉट, सॉरी, पी ए
प्लस पीबी, और इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे क्या आएगा? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई? ग्राफ चेक कर लो। ग्राफ में यही बोल रहे हैं ना, दिखाना जरा बुक दिखाओ। ग्राफ में यही बोल रहे हैं ना? हाँ बस सबको समझ में आ गया? इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जो मुझे करवाना भी है और मुझे उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाना है, बट बच्चों वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आज की क्लास लंबी हो जाएगी, तो यही वाला पार्ट जो आज छूट गया है, थोड़ा सा छूटा है, बाकी पूरा हो गया है। उस पर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और कंटिन्यू करेंगे फर्दर। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना, ड्रॉ कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, डिराइव कर लेना, राउल्ट्स लॉ याद कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।